नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी का सार पढ़ रहे थे, ओल्ड और न्यू, ओल्ड प्लस न्यू। ठीक है, अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है। थ्योरी अब हम लोग करेंगे भाई, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है अब उसके आगे करेंगे हम लोग एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे भाई। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 से आपसे पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूं था, चावल था, या बाजरा था, या मक्का था। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए, जौ और गेहूं था, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या क्या दी गई है। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 ईसा पूर्व लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। जो आपका उत्तर सुलेमान और किरथर पहाड़ी ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भैया, जो आपका मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ से ही ये प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? लगभग 1500 ईसा पूर्व से, या लगभग 1200 ईसा पूर्व से, या लगभग 1000 ईसा पूर्व से, या लगभग 700 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। क्या सी आंसर हो जाएगा? लगभग 1000 ईसा पूर्व से। भारत में लौह धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। लौह प्रयोग के साथ एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ है? यूपी का जो एटा जिला है वहां पर अंतरजी खेड़ा स्थान है, वहां से प्राप्त होता है। वैश्विक के संदर्भ में लौह युग लगभग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था भाई। भारत में 1000 ईसा पूर्व है, और अगर हम वैश्विक की बात करें तो लगभग 1300 ईसा पूर्व में ये आरंभ होता है लौह युग। ठीक, देखो नवीनतम उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार तमिलनाडु के कृष्णगिरी के निकट मैलादुमराई से प्राप्त लोहे के साथ 2172 ईसा पूर्व के हैं। ये एनसीईआरटी में तथ्य दिया गया है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों को पत्थरों को खड़ा किया जाता था? नवपाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या महापाषाण काल में? इसके बारे में हम लोग जब थ्योरी किए थे, तो थ्योरी जब किए थे इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये मैं थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, महापाषाण काल। क्या हो जाएगा? महापाषाण काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे, और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे ही इमारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है। सभी जो महापाषाण है ये इस तरह के नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुलंब उत्खनन के अंतर्गत खड़ी लंबवत खुदाई होती है ना, अनुलंब। ठीक है, ये अनुलंब खड़ी होती है। क्षैतिज के अभी कथन 2 है, क्षैतिज उत्खनन के अंतर्गत एक बृहद भाग की खुदाई करते हैं, जो एक खर्चीली पद्धति है। उपर्युक्त उत्खनन विधियों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, या केवल 2 है, या कि भाई 1 और 2 दोनों है, या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों ही बातें सत्य हैं भाई, दोनों ही बातें सत्य हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है आपका 5वां है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 है, इसके बारे में व्याख्या दी गई है। उत्खनन के दौरान टीलों खुदाई 2 विधियां हैं। प्रथम है आपका अनुलंब उत्खनन विधि है, और दूसरा है क्षैतिज उत्खनन विधि है। ठीक है, क्षैतिज में क्या होता है भाई, इसके खर्चीला होता है। क्षैतिज में पूरा विस्तृत खुदाई होती है। क्षैतिज में, अनुलंब यानी कि लंबवत खुदाई होती है, परत एक परत होती है, लेकिन क्षैतिज में पूरा विस्तृत खुदाई होती है, इसलिए वो खर्चीली ज्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को
पुरातत्व कहते हैं, या पुरालेख शास्त्र कहते हैं, या मुद्रा शास्त्र कहते हैं, या अन्वेषण शास्त्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? सब लोग लाइक और शेयर जरूर कर दो। ये क्लास मैं फिर से बता दूं, ये क्लास आपकी मैं डेली दूंगा भाई, ठीक है। हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद जब थ्योरी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? सही आंसर। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के कई उपक्षेत्र हैं। मुद्रा शास्त्र के कई उपक्षेत्र हैं, जैसे कि नोटफिली। नोटफिली क्या है? कागजी मुद्रा का अध्ययन नोटफिली कहलाता है। एक्जोनोमिया, मुद्रा के स्थान पर प्रचलित धातु की वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है, ये आपको कहलाता है एक्जोनोमिया कहलाता है। और स्क्रिपोफिली, प्रतिभूतियों का अध्ययन, प्रतिभूतियों का अध्ययन स्क्रिपोफिली कहलाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। प्रश्न नंबर देखो 6 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत या राष्ट्रीय कैलेंडर। प्रश्न नंबर 6, ठीक है। तो विक्रम संवत क्या भाई? विक्रम संवत आपका हो जाएगा 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगा। और गुप्त संवत 319 हो जाएगा। और आपका बचा क्या? राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएगा आपका 22 मार्च 1957। तो भैया डी का 4, डी का 4 इसमें, इसमें अच्छा और देख लेते हैं डी का 4 किसमें। हाँ, डी का 4 3 में है। तो ए का भैया 2, ए का 2 किसमें है बेटा? डी का 4 ए का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। सही सुमेलन इस प्रकार है कि विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व है, शक संवत 78 ईस्वी है, गुप्त संवत 319 ईस्वी है, और राष्ट्रीय जो कैलेंडर है 22 मार्च 1957 अपनाया गया है, जो कि शक संवत पर आधारित है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय यूनानी सिक्कों के संदर्भ में सत्य हैं? भारतीय और यूनानी सिक्कों के संबंध में कथन एक है, हिंद यमन भारतीय यूनानी सिक्के चांदी तांबे व कभी कभी सोने के भी पाए गए हैं। कथन 2 है, सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर तथा पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित होती थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो ये बेटा दोनों बातें ही सत्य भाई, दोनों बातें, कथन 1 और कथन 2 दोनों बातें ही सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8 हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भाई आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है कि भारतीय यूनानी सिक्के चांदी तांबे व कहीं कहीं पर सोने के धातु के पाए गए हैं, जिन पर सुंदर कलात्मक आकृतियां देखने को मिलती हैं। सिक्कों के जो मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर होती थी तथा उसकी आवल यानी जो पीछे वाला भाग था उसमें पृष्ठ भाग पर किसी देवता की मूर्ति अंकित होती थी। अगर ये बताया जाए सबसे शुद्ध सिक्के जो सोने के वो कुषाणों ने जारी किया था भाई, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों के थे, ठीक है। गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे शुद्ध कुषाणों ने सोने के सिक्के, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने भी जारी किया था। शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन वंश के राजाओं ने, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के की बात होगी तो मौर्योत्तर काल में जारी हुए थे। इन चारों पॉइंट में आप लोग ये डाउट नहीं होना, मैं बोला कि सबसे ज्यादा सोने के शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किया, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने, सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में हुए थे, और सातवाहन ने यानी कि सीसा के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया था? ऐसा कौन सा राजा है जिसने सिक्कों पर अपना उल्लेख शिव भक्त के रूप में कराया था? तो विम कट विशेष, या अशोक है, या कुजुल पर कट विशेष है, या आपका हर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ए आंसर, विम कट विशेष। क्या? विम कट विशेष हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, विम कट विशेष के सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर है अगला, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सिक्कों के, एक मिनट,
सिक्कों के टंकण के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया था? किस वंश के परंपरा का अनुसरण किया था बताएं। मौर्य वंश ने, या कुषाण वंश ने, या सातवाहन वंश ने, या हर्यक वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया? तो कुषाण वंश के राजाओं की भी अनुसरण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुप्त सम्राटों ने अधिकतर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे जिनमें सोने के सिक्के की अधिकता पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्कों के टंकण के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखो, गुप्तकालीन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजाओं को दिखाया गया, ठीक है, सिंह अथवा गैंडे का शिकार करते हुए, धनुष अथवा परुष पकड़े हुए तथा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए। ये मैं सब थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपको थ्योरी में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। बताइए नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो, सी या उपर्युक्त यानी कि सभी। प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बातें क्या हैं? सत्य हैं भाई, सभी बातें सत्य हैं। ठीक है, गुप्तकालीन सम्राटों ने सिक्कों का पूरी तरह से भारतीकरण कर दिया था। इन पर सिंह अथवा गैंडे का शिकार करते हुए चित्र अथवा धनुष या परुष पकड़े हुए या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए अथवा अश्वमेध यज्ञ करते हुए सम्राटों को दर्शाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। धातु के पत्रों या पत्थरों पर क्यों भग रहा है? धातु के पत्रों या पत्थरों पर उकेरे गए लेखों को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख, शिलालेख, या कानून या नियम है, या आदेश या पांडुलिपियां हैं? तो आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं? पांडुलिपि भैया भोजपत्रों में या ताम्रपत्रों में, जो भोजपत्र थे है ना, और ताम्रपत्रों में हो, तो अभिलेख और शिलालेख। ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दो। मैं फिर से बता दूं कि ये मैं आपको क्लास रेगुलर एक क्लास में आपको देता हूं, और दृष्टि पब्लिकेशन की हम लोग भूगोल क्लास भी मैं एक आपको दे रहा हूं डेली, और एक इतिहास की क्लास भी मैं डेली आपको एक प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी आने वाले समय में आपको मैं यहाँ पर साइंस और राज्य व्यवस्था भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? पुरालेख शास्त्र, या मुद्रा शास्त्र, या मुद्रा में है, या अध्ययन शास्त्र, या पेलियोग्राफ? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी ध्यान देना। और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी कि पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहा जाता है। किसको? पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली किन मुद्राओं से प्राप्त होती है? लेखन की सबसे जो प्राचीन प्रणाली है किन मुद्राओं से प्राप्त होती है? मौर्यकालीन मुद्राओं से, या गुप्तकालीन मुद्राओं से, या हड़प्पाई मुद्राओं से, या वैदिक मुद्राओं से? प्रश्न नंबर 13, ठीक है। तो हड़प्पाई जो लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली है वो हड़प्पाई मुद्राओं से प्राप्त होती है, जो कि जो इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक थी भैया। हड़प्पाई जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। आज तक ये पढ़ी नहीं जा सकी भाई, ठीक है। भाव जैसे मान लो कोई चित्र बना है, इसका क्या भाव है ये आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी, अभी तक भी पढ़ने में इसको सफलता नहीं मिली है। तो लेखन की जो सबसे प्राचीन प्रणाली है हड़प्पा की मुद्रा यानी कि सील में पाई जाती है। इनकी मुद्रा को सील कहते हैं भाई, पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 देखो, आरंभिक अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है क्या है, आरंभिक अभिलेख प्राकृतक भाषा में लिखे गए हैं। कथन 2 है, चौथी सदी में प्राकृतक भाषा का स्थान संस्कृत ने ले लिया था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल भैया 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बातें सत्य हैं भाई। ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी है इसका सही आंसर। ठीक है, व्याख्या दी गई देखो, आरंभिक अभिलेख प्राकृतक भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा पूर्व की 2री सदी से मिलने लगती है और यह और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। हालांकि तब भी प्राकृतक भाषा का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ, यानी कि जब संस्कृत की भाषा का प्रयोग होने लगा था तो प्राकृतक भाषा का जो प्रयोग करना समाप्त नहीं हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासनादेशों हेतु कौन सी लिपियां का प्रयोग किया था? कहां पर? अफगानिस्तान में। आर्मेक लिपि का, यूनानी लिपि का, ए और बी दोनों है, या ब्राह्मी लिपि का? प्रश्न नंबर 15। तो अफगानिस्तान में जो ये अभिलेख मिलते हैं अशोक के, तो वो यूनानी लिपि और आर्मेक लिपि यानी दोनों का भैया प्रयोग मिलता है। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि सी है इसका सही आंसर। ठीक है, अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली में मुख्यतः 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था भाई। 4 लिपियों का कौन कौन सी? आर्मेक हो गई, यूनानी यानी कि ग्रीक हो गई, खरोष्टी हो गई, ठीक है, और आपकी ब्राह्मणी लिपि है। लेकिन जो अफगानिस्तान के अपने आप साम्राज्य में उसने शासनादेशों के लिए आर्मेक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक, जो पाकिस्तान के भैया मानसेरा में प्राप्त होता है अभिलेख, वहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता था। कौन सा? बाकी अन्य में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। 16 में आपसे पूछा गया है कि अशोक की लिपियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर दिया गया है लिपि और इधर दिया गया क्षेत्र। आर्मेक अफगानिस्तान, खरोष्टी पाकिस्तान, ब्राह्मणी कालसी से मैसूर तक। तो 16 में आप लोग किधर जा रहे हो? अभी आपने पढ़ा कि भैया आर्मेक लिपि अफगानिस्तान में, बात सही है। खरोष्टी पाकिस्तान में है, यानी कि सामने सामने ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 1 2 3 है किसी में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 16 का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखो, लिखा है आर्मेक अफगानिस्तान, खरोष्टी अब पाकिस्तान है, ब्राह्मणी कालसी और मैसूर में। फिर बता दूं, आर्मेक और यूनानी की लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में किया गया था, तो खरोष्टी लिपि वो पाकिस्तान में है। बाकी जो अन्य जगह इसके अभिलेख मिलते हैं भारत में, वो ब्राह्मणी लिपि में इसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगाया था? ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या अकबर ने, या औरंगजेब ने? ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक इसका हो जाएगा सही आंसर। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक मेरठ में, दूसरा है हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से। मेरठ से, एक है हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिन्हें दिल्ली मंगवाया था तथा पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं सका था। ठीक है, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने भैया? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में भैया पढ़ने में सफलता प्राप्त की। लेकिन सबसे पहले खोजा कौन था? 1750 में टी पाइन थेलर ने खोज किया था और पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त होती है अशोक के अभिलेखों को। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 देखो, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स मायर था, या जेम्स प्रिंसेप है, या रोमिला थापर है, या एमसी मजूमदार है? अभी आपने पढ़ा कि जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में इसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली,
जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में कार्यरत था। तो पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को जेम्स मैथ्यू द्वारा पढ़ाने का काल नई एनसीईआरटी में 1838 दिया गया है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 1837 दिया है और नई में 1838 दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक है, एहोल अभिलेख में भोज ने अपने घराने की वंशावली और उपलब्धियां का विवरण दिया है। कथन 2 है, ग्वालियर अभिलेख में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने पूर्वजों और उनकी उपलब्धियों का विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो ये भैया गलत है, ये क्या है, दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो चालुक्य अहोल्स हो जाएंगे और जो ग्वालियर वो भोज हो जाएंगे। देखो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 19। ओके, प्रश्न नंबर 19 में, तो प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना एक है ना ही दो है, यानी कि दोनों को गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेखों शिलालेखों में अपने घराने की वंशावलियां और उपलब्धियों का विवरण दिया है। ये उल्टा दे दिया है भाई, ऊपर वाले का नीचे है और नीचे वाले का ऊपर है। दैतव्य की भोज ने अपने ग्वालियर अभिलेख में, जो ग्वालियर अभिलेख है वो किससे संबंधित है, भोज से है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, वो पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित राजा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध खारवेल से है? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है, ये तो समुद्रगुप्त से है। हाथी गुफा अभिलेख है, या ग्वालियर है, अभी आपने पढ़ा भाई भोज से है। एहोल है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। इसका मतलब बचा क्या, हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल, कलिंग यानी कि उड़ीसा के खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का वर्षवार विवरण दिया है। प्रयाग ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। जो ग्वालियर है राजा भोज से है और एहोल है पुलकेशिन द्वितीय से भैया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का काल किस वेद से संबंधित रहा है? सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद से है, या ऋग्वेद से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपसे पूछा जा रहा, तो इसको जाएगा डी, ऋग्वेद से। क्या ऋग्वेद जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का काल माना जाता है भैया, इसका जो समय है। लेकिन अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ब्राह्मणों हो गया, अनेकों हो गया, उपनिषद जो थे उनको 1000 से 500 ईसा पूर्व काल के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर है 22। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ, एक मिनट, वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई थी? व्याकरण की, वेदांग, कल्प या छंद? प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा सही आंसर बी, वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, वैदिक मूल ग्रंथों को अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग टोटल 6 है भाई। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। वेदांगों की संख्या कितनी है भैया? 6 टोटल संख्या है। कौन कौन इस प्रकार है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद और निरुक्त है भी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पाणिनि का व्याकरण 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। कथन 2 है, व्याकरण सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। केवल एक है, केवल दो, केवल भैया एक और दो, दोनों है, या ना तो एक है ना तो दो है। ठीक है, कौन सा असत्य आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना एक है ना ही दो है, सभी सत्य हैं। यहाँ पर प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं जो कि गद्य में नियम रूप में लिखे गए हैं। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। पाणिनि का जो व्याकरण लगभग 450 ईसा पूर्व में लिखा गया है, जो कि सूत्र लेखन या विख्यात उदाहरण है। दोनों बातें सत्य थी, आपको असत्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। टोटल 25 प्रश्न हम लोग आज करेंगे इसके बारे में। कल आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धर्म सूत्रों और स्मृतियों को
को जाना जाता है? बताएं। कर्मकांड व आराधना हेतु, या सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम हेतु, कहानियां और उपदेशों के सदन हेतु, या मनोरंजन हेतु? तो धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है किस रूप में? ठीक है, तो 24 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम हेतु। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। धर्मसूत्रों व स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम अनिर्धारित हैं। आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के रूप में संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इनको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किन किन साहित्य को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया है? उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ब्राह्मणों हो गया, आरण्यकों उपनिषद है, और मिलिंद, और जो अरण्यक है इनको वन में पढ़ा जाता था। इसमें दार्शनिकों के बारे में अध्ययन किया गया भाई, इसमें दार्शनिक, इसमें दोनों में उपनिषद और अरण्यक। बाकी जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, पूरा जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे एक वैदिक उत्तरवादी काल में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी भाई सही है। ये नहीं आता भाई, मिलिंद पन्हाव नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आगे जो प्रश्न है इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे आपको डेली बाकी आपको क्लास मिलती रहेंगी। मैं फिर से बता दूं, ये क्लास भी आपको मैं डेली प्रोवाइड करता हूं, और मैं आपको दृष्टि पब्लिकेशन जो भी एनसीईआरटी से भैया संबंधित है सारी क्लासें, भूगोल और साइंस, और मैं आपको अर्थव्यवस्था और इतिहास, ये चारों क्लास प्रोवाइड भी करूंगा बहुत जल्द। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।